नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जहां से परीक्षा में प्रश्न पिछले 3 वर्षों में खूब पूछे गए हैं। आप इन 10 टॉपिक को अगर तैयार कर लेंगे तो आपसे इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। और चूंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड जो है टॉपिक जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके सेट किए गए हैं टॉप 10 टॉपिक्स, तो यहाँ से परीक्षा में खूब प्रश्न आने वाले हैं। 2025 की आप परीक्षा देने जा रहे हैं। 2025 में प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है महोदय? आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। बीए के प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है। 2025 यानी कि अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक, फरवरी तक आपके पेपर संपन्न होंगे। बेसिकली कुछ विश्वविद्यालयों के जनवरी तक जाएंगे पेपर और कुछ के नवंबर लास्ट और दिसंबर में प्रारंभ होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 10 टॉपिक्स उसका एक प्रकार से आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पेपर की अगर बात की तो सिलेबस में क्या शामिल होता है? आपको क्या पढ़ना होता है? भारत और विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड सिविलाइजेशन और भी अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, यानी भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, खास करके सिंधु घाटी सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, सिंधु जो है सरस्वती सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, बात एक ही है। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास की एरिया की जो सभ्यताएं हैं, ऐसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह देते हैं आप, चूँकि मोहनजोदाड़ो एक बड़ा एक प्रकार से फेमस स्थान रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिंधु सभ्यता इसलिए इसको कह देते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर भी कई सभ्यताएं हुई हैं, जैसे कि चीन में चीन की सभ्यता, मिस्र में मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, असीरिया, सुमेरियन। ठीक है, इस सभी सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो बिल्कुल इसको टेंशन आपको नहीं लेना है। प्राचीन भारत और विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। एक दो प्रकार के विषय होते हैं इतिहास में। एक होता है केवल हिस्ट्री, यानी जिसको आप मध्यकालीन इतिहास के रूप में पढ़े हैं, और उसका टॉप 10 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 10 टॉपिक्स बताइए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बताना चाहिए और मैं वो 10 आपके टॉपिक्स लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और केवल हिस्ट्री में डिफरेंस को लेकर के। ठीक है, तो अर्ली कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड जो है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया और खास करके कल्चर, सभ्यता, यही सब आपको पूरा का पूरा समझना है। पहला टॉपिक आपका क्या पढ़ना होता है? पहला टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में या वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, या आर्यों की संस्कृति के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, किन पुस्तकों से? देखिए, स्रोत 3 प्रकार के सोर्स होते हैं जहाँ से हमको बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, या एक प्रकार से जो पहले की घटनाएं हैं उनके बारे में हमको एक प्रकार से जानकारी मिलती है। तो उन्हीं को स्रोत कहते हैं या सोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में स्रोत और अंग्रेजी में सोर्सेस कहते हैं। जैसे कि जब आप किसी इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, या तो कोई साहित्यिक साक्ष्य आपको होगा, तभी साहित्यिक, जैसे कोई पुस्तकें मिलेंगी, तमाम प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी, उन सभी पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इतिहास को जान पाएंगे। इसके साथ ही साथ इतिहास को जानने के ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए, जिसमें इतिहास में कुछ धार्मिक साहित्य की पुस्तकें मिलेंगी और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, तो इनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि जो आर्कोलॉजिकल या जो एक प्रकार से जो पुरातात्विक सोर्स होते हैं वो सब आपको एक प्रकार से जानने, जैसे कि आपका ऐसे कुछ मुद्रा मिल गई हमको। ठीक है, उसकी कार्बन डेटिंग से हमने चीज़ें निकाली, पत्थर के टुकड़े मिल गए। ठीक है, या एक प्रकार से कोई सिक्के मिल गए। ठीक है, अभिलेख मिल गए। ठीक है, राजाओं के कुछ स्तंभ लेख मिल गए। ठीक है, पाषाण लेख मिल गए। तो इनके माध्यम से ये सब क्या है? ये सब पुरातत्व एक प्रकार से साक्ष्य होते हैं कि उन चीज़ों को हम, पत्थरों को, उसको कार्बन डेटिंग की पद्धति के द्वारा हम उसकी एज को निकालते हैं, उस समय के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी एक प्रकार से वेदों से तो मिलती ही है, साथ ही साथ और तमाम प्रकार के साक्ष्य मिले उनसे भी मिलती है। ठीक है, आर्यों के बारे में ऐसी जानकारी तमाम प्रकार की पुस्तकों में और तमाम प्रकार के साक्ष्यों के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता से तमाम प्रकार के देखें, विशाल स्नानागार मिला, कांसे की मूर्ति मिली। ठीक है, ऐसे जो है वहाँ पर जो एक प्रकार से खुदाई हुई जब मोहनजोदाड़ो और इनकी सिंधु घाटी सभ्यता
की तो आप देखते हैं वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज़ें मिली, तमाम प्रकार की चीज़ें मिली, तमाम प्रकार के साक्ष्य मिले, तो वो सब पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। ठीक है। और तीसरा साक्ष्य होता है कि कोई मान लेते विदेशी यात्री भारत में आया और वह एक प्रकार से यहाँ पर आकर के क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर के रह रहा है और यहाँ को देखता है, यहाँ के समाज को देखता है, यहाँ की सोसाइटी से परिचित होता है, यहाँ के एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन को और धार्मिक व्यवस्था को देखता है, संस्कृति सभ्यता को परखता है, उसके बाद में वो पुस्तक लिखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि इब्न बतूता आया था। ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि हर्ष के शासनकाल में ह्वेन-सांग वगैरह आए थे। ठीक है। ऐसे आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार की, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आप देखते हैं वहाँ का आया था एक व्यक्ति, क्या नाम था उसका, भले कुछ नाम, इंडिका पुस्तक लिखा था, मेगास्थनीज। तो ये सब विदेशी यात्री जो हैं वो भी भारत में आते रहे हैं। तो उन्होंने भारत के परिदृश्य, भारत का भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक संरचना और धार्मिक व्यवस्था के बारे में टिप्पणियां करी हैं पुस्तकों के माध्यम से। तो कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमको मिले हैं। तो यही सब साक्ष्य होते हैं, यही सब स्रोत होते हैं। ठीक है। तो जब भी हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या प्राचीन भारतीय इतिहास हम क्यों जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो हम थे और ना आप थे। तो हमको कैसे पता कि पहले के समय में कैसा समाज रहा होगा, कैसा संगठन रहा होगा, कैसी सामाजिक दशाएं रही होंगी, कैसा संस्कृति, कैसा कल्चर, कैसी सिविलाइजेशन रही होगी, सभ्यता कैसी रही होगी, हमको क्या पता। हमको कैसे पता होता है, जब हम इन्हीं साक्ष्यों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब हमको उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये होता है एक प्रकार से आपके साक्ष्य। तो ये टॉपिक आपको बेसिकली तैयार कर लेने। ठीक है। टॉपिक मैंने आपको समझा भी रखा है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मतलब कि मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस जब प्रोवाइड आप देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको ये लेक्चर, पहला लेक्चर। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, सब सिंधु सरस्वती सभ्यता में ही शामिल सभ्यताएं हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोहनजोदाड़ो मूवी भी आप देखते हैं बनी है, ऋतिक रोशन ने उसमें एक प्रकार से बढ़िया भूमिका निभाई है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा है और उसका पतन कैसे हुआ और पतन किन कारणों से हुआ, पतन के क्या क्या कारण रहे हैं। और विद्वान चूँकि इसमें एक मत नहीं है, चूँकि इसके साक्ष्य एक प्रकार से उतने जो है वैज्ञानिक या उतने ज़बरदस्त नहीं मिले हैं जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि हाँ इसी से ये चीज़ें हुई होंगी या इसी से ये घटना घटित हुई होगी। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये महोदय कि इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ होगा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है। और इसका पतन कैसे हुआ, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न खूब दबा के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। पतन के कई कारण है, कहीं कुछ लोग बताते हैं कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया है और उसके बाद में फिर इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़, नदी में एक बांध टूट गया और इस वजह से पूरा बह गया, बाढ़ आ गई। ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ, इस वजह से नष्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया था, इस वजह से सभी लोग एक प्रकार से मर गए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के कारणों को बताया है, स्पष्ट किया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ किन कारणों से एक प्रकार से इसका पतन हुआ है। बेसिकली कई कारण है, तो वही सब कारण आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाता रहता है। तीसरा टॉपिक को जो आपको तैयार करना है वो वैदिक संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपको टॉपिक तैयार कर लेना। वैदिक संस्कृति मतलब कि जो एक प्रकार से वैदिक कल्चर है और वैदिक जो सिविलाइजेशन है, वेदों में एक प्रकार से, या वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक एक प्रकार से सामाजिक संगठन क्या है, इन सभी के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। ठीक है। तो इसको लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, वैदिक सभ्यता के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, कैसे हमको पता चलता है, या आर्य और वैदिक सभ्यता की प्रकृति बताइए, या वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो आप आसानी से लिख पाएंगे जब आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक आपका है महोदय, आर्यों की अर्थव्यवस्था, प्रणाली और सामाजिक जीवन, यानी आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था और वो एक प्रकार से अपना आर्थिक जीवन एक प्रकार से कैसे जीते थे, किस तरीके से जीवन यापन करते थे, यानी किस तरीके से उनका रुपया पैसा कमा करके या किस तरीके से पेट पालन करते थे, उनका अर्थव्यवस्था जो आर्थिक जीवन था, अर्थव्यवस्था की प्रणाली थी, वो किस पर एक प्रकार से टिकी हुई थी, क्या करते थे आर्य के लोग। ठीक है। या उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों की अर्थव्यवस्था में की पद्धतियों में जो परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन के बारे में बताएं। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते रहे, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं उनके लिए मैं महासंग्राम वीडियो बनाता हूँ, मॉडल पेपर बनाता हूँ और भी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए एक प्रकार से मैंने व्यवस्था कर दी है। ठीक है।
इन सभी टॉपिक की वीडियोस तो आपको मतलब वीडियोस एक एक टॉपिक के अलग अलग नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि महासंग्राम रिवीजन क्लास, ठीक है, और मॉडल पेपर के माध्यम से इन सभी टॉपिक को समझने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62 पर, और मात्र एक प्रकार से 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की बेसिकली पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स, महासंग्राम वीडियो के पीडीएफ नोट्स, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज कुछ क्लासेस उनकी पीडीएफ नोट्स, इसके साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर के साथ ही साथ जो महामैराथन क्लास है उनकी पीडीएफ नोट्स, 2025 में क्वेश्चन पेपर होगा उसकी पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगी आपको। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। और जैसे ही आप ये भेजेंगे तैसे आपके पास एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। और जैसे ही आप सेंड करेंगे उसके बाद में आपको कहाँ पर कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर आपको एक प्रकार से आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय के। जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, या एक प्रकार से अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, आपका सोशियोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके देखें क्वेश्चन पेपर के भी होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आपका जो लिखित होता है यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय उस लेवल का भी होगा, और एमसीक्यूज टाइप का भी होगा, यानी कि आपकी चाहे जैसी परीक्षा हो रही दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मॉडल पेपर का भी यही हाल होगा, मॉडल पेपर भी दोनों टाइप का होगा, महासंग्राम भी ऐसे ही होगा, ठीक है, और जो है महामैराथन क्लास भी ऐसी होगी, यानी ये सब आपको मिलती रहेगी। और 2025 में जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका 2025 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्वेश्चन पेपर होंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ नोट्स के रूप में, और उस पर डिस्कशन कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो उसको लेकर के भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। तो आपको मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं। इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके मेजर में आपको पढ़ने पड़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ने 2 मेजर कर दिए हैं, तो चाहे 3 हो चाहे 2 हो, 2 मेजर या 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट। कुछ यूनिवर्सिटी ने माइनर का झंझट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में खत्म कर दिया, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, अगर पढ़ना तो माइनर का पेपर भी आपको करवा दूंगा। इसके अलावा माइनर के साथ साथ एक को करिकुलर तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। को करिकुलर का मतलब क्या होता है भैया, को करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका होता है, ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको क्या इसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है, खाद्य पोषण और स्वच्छता। ये प्रश्न पत्र जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और रिवीजन क्लास के माध्यम से और पीडीएफ नोट्स, इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि क्या होगा कि भाई उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो श्रृंखला होगी उसको अगर वो 4-5 भी प्रैक्टिस सेट इसमें से देख लेंगे या 3-4 मॉडल पेपर भी देख लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, और उस पीडीएफ से आप घर पर बैठ करके 3 पेपर भी हल कर लेंगे या 3 पीडीएफ भी हल कर लेंगे मेरी, तो आप एक प्रकार से क्या कर देंगे, आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकते हैं, आप टॉप भी कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग इसको लेकर के जो है फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, सभी लोग एसएमएस करें। पूरा प्रथम सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, अगला टॉपिक आपका क्या है भैया, 5वां टॉपिक आपका जो आपको पढ़ना है वो कौन सा भैया, महाकाव्य युग की संस्कृति और सामाजिक संगठन। महाकाव्य युग क्या है भैया, महाकाव्य युग मतलब होता है जिसमें रामायण काल और महाभारत काल, रामायण जो कि किसने लिखा है, रामायण को लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत को लिखा है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो महाकाव्य युग यानी रामायण काल के दौरान की जो सामाजिक स्थिति रही है, सामाजिक संगठन कैसा रहा है और उस समय कल्चर कैसा रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है, और महाभारत काल के दौरान की, ठीक है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। इसके अलावा प्राचीन सभ्यताएं खास करके नदी घाटियों में ही क्यों विकसित हुई, ये क्वेश्चंस जो है पिछले 3 वर्षों में लगातार आया हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा गया है कि आखिरकार जब भी आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे और तमाम प्रकार की सभ्यताएँ जो हुई हैं वो सब एक प्रकार से नदी घाटी के समय मतलब कि नदियों के किनारे ही बसी हैं। नदियों के किनारे बेसिकली बसने का रीज़न एक ये भी रहता है कि भाई देखो जल की व्यवस्था उनको मिल गई, पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था हो जाती है, साथ ही साथ नदियों के किनारे का जो इलाका होता है वो उपजाऊ होता है, इससे कृषि करने में आसानी भी होती है लोगों को, इस वजह से बसते हैं। साथ ही साथ
जानवरों के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी नदियों के किनारे ज़्यादा होती है और मनुष्यों के चारे पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर ही होती है नदियों के किनारे। इस वजह से नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता की आप बात करेंगे, चाहे एक प्रकार से सुमेरियन, मतलब कोई भी सभ्यता आप देखेंगे। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। मिस्र नदी, मतलब मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं, नील नदी की घाटी में विकसित हुई। आप देखते हैं अफ्रीका में क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन नील नदी की वजह से आप देखते हैं वहाँ पर सभ्यता विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता जो कि दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। चीन की सभ्यता वो भी एक प्रकार नदी घाटी में। तो ऐसे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता ये भी नदी किनारे, मतलब कोई भी सभ्यता आप देखेंगे बिना नदी के सहारे नहीं बनी है, यानी नदियों के किनारे ही जितनी भी देश की बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुई हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आ चुका है भैया। अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताना है, उसके विशेषताओं के साथ ही साथ मेसोपोटामिया में क्या क्या चीज़ें थीं, जो एक प्रकार से उसका धार्मिक जीवन था वहाँ के लोगों का, ठीक है, वहाँ का सामाजिक संगठन कैसा था, यही सब आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो यही सब आपको पढ़ लेना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आप देखते हैं इसी में सुमेरियन सभ्यता हो गई, ठीक है। मेसोपोटामी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, ऐसे मेसोपोटामिया ही में ही बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता है। अब ये तीनों की अलग अलग विशेषता भी है, तो इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग जो है इनके धार्मिक जीवन, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपको विशेषताओं वगैरह के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है मिस्र की सभ्यता, नील नदी का वरदान और धार्मिक जीवन। मतलब कि मिस्र नदी को नील नदी का, मतलब कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न खूब पूछा गया है, तो इस प्रश्न को एक प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। बेसिकली यही कारण है कि भाई देखें, अफ्रीका महाद्वीप जहाँ एक प्रकार से आप देखते हैं सहारा का बड़ा मरुस्थल है, मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने भूमि, ऐसी भूमि जो मरी हुई है जिसमें उर्वरक क्षमता बिल्कुल क्षीण है, खतरनाक के बराबर है, वहाँ पर नील नदी का विकसित होना, उसके किनारे ही सभ्यताओं का विकास होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है। और वहाँ के धार्मिक जीवन, कहाँ के धार्मिक जीवन, मिस्र की सभ्यता का जो धार्मिक जीवन रहा है उसके बारे में आपको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका 10वां टॉपिक है चीन की सभ्यता और कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन था, कन्फ्यूशियस के बारे में आपसे प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो चीन की सभ्यता और कन्फ्यूशियस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि चीन में बौद्ध धर्म के विकास के विवेचना में कन्फ्यूशियस का क्या योगदान रहा है, ठीक है। कन्फ्यूशियस के साथ साथ एक व्यक्ति और है लाओ त्से, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। वैसे कन्फ्यूशियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो है इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूशियस का जीवन और उसकी शिक्षा के विषय में। कन्फ्यूशियस के साथ ही साथ आप कन्फ्यूशियस कौन था और उसका एक प्रकार से उसके विचारों की समीक्षा कभी कभी प्रश्न पूछा था, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और चीन की सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है, आप जान लीजिएगा कि चीन की सभ्यता जो है इसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में शामिल ये 10 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो होने वाली है उसमें पूछे जा सकते हैं इन्हीं टॉपिक से प्रश्न। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। निवेदन आपसे यही है, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन उसका रिस्पांस आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ रिस्पांस देने का कष्ट करें। आप सभी का चैनल है शुक्ला एचडी पॉइंट, केवल मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है और आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, आपके कमेंट्स के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। आप ये मत सोचिए कि कमेंट पे अगर मैं हार्ट नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब आपका कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा है। आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो लाने का प्रयास करता हूं, और जो जो आपके कमेंट्स आते हैं उन पर मैं रिसर्च करता हूं और उन पर लाता हूं। तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी अगला टॉपिक आपका होगा, या और किस सब्जेक्ट के टॉप 10 टॉपिक्स आपको चाहिए आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आपको एक प्रकार से ज्वाइन होना, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF सुविधा भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में जो भी क्लासेस होंगी उनकी लिंक भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। जो भी वीडियोज़, लेक्चर, लाइव प्ले लिस्ट की वीडियो लिंक, सब कुछ आपको वहाँ पर एक प्रकार से एकदम सीरियल टू सीरियल मिलती रहेगी। अगर आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, SMS कर दीजिएगा 9161 93 60 62 पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।